गुड मॉर्निंग, नमस्ते दोस्तों। बात करेंगे यहाँ पे कम्युनिकेबल डिसीज को हिंदी बुक से पढ़ा रहा हूँ, हिंदी सिलेबस में से। तो उन दोस्तों को यहाँ पे मदद मिलेगी जो लोग हिंदी लैंग्वेज से पढ़ाई किए हैं। तो चलिए देख लेते हैं सभी जानकारी। वीडियो से जुड़े रहें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, सबसे फर्स्ट में जो बताया है संक्रामक रोग, कम्युनिकेबल डिसीज जिसको बोलते हैं, जो कि आपके आसपास से, शहर के आसपास ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे जो संक्रमित रहते हैं कम्युनिकेबल डिसीज से। और संक्रामक रोग में दोस्तों जो सूक्ष्म जीवाणुओं के माध्यम से फैलता है एक दूसरे से, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। और ये हमें साधारण आंखों से दिखाई नहीं देता है, हमें इसके लिए माइक्रोस्कोप या अदर जो भी इन्वेस्टिगेशन के इंस्ट्रूमेंट हैं उनसे चेक करके पता लगाना पड़ता है। और ये आपको हवा में, पानी में और भोजन में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से बीमारी फैल जाती है और जिसका हमें पता नहीं चलता। दोस्तों हम कहीं भी खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो कभी भी हमें इन्फेक्शन लग सकता है यदि वहाँ पे साफ सफाई नहीं है और बैक्टीरिया वायरस फैले हुए हैं तो। और आगे देखिए दोस्तों, संक्रामक रोग कैसे फैलते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं संक्रामक रोग के कई तरीके हैं फैलने के। जैसे कि कुछ कॉमन बीमारियां हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये बीमारियां जैसे कि यौन संबंधों से फैलते हैं। इनमें से हैं सिफिलिस हो गई, गोनोरिया हो गई, एड्स हो गया, सुजाक हो गया, जो ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होती है दोस्तों, एसटीडी बोलते हैं इंग्लिश में इसको। तो इस तरह से ये फैलती है। और उसके अलावा यहाँ पे लेप्रोसी है, कुष्ठ रोग, और स्कर्वी है, चिकन पॉक्स है। और इसके अलावा जो हवा के द्वारा फैलने वाले एयरबोर्न डिसीज हैं, कम्युनिकेबल डिसीज हैं, जैसे सांस और मुंह से बहुत से संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में लग जाते हैं। रिसेंटली दोस्तों आप लोगों ने कोविड का सुना होगा, जो कि मास्क के लिए हम सभी को बताया जा रहा है कि मास्क जरूर लगाएं। तो ये ऐसी डिसीज थी जो सांस के द्वारा एक दूसरे पे फैलने वाली थी, इसलिए यहाँ पे एडवाइस किया गया था, जो एयरबोर्न डिसीज थी। उसके अलावा यहाँ पे कुछ और डिसीज जो पुराने समय में चली आ रही है दोस्तों, जैसे कि टीबी हो गई, ट्यूबरक्लोसिस है, तपेदिक हो गए, खसरा हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, कफ कोल्ड बोलते हैं जिसको, डिप्थीरिया हो गया। और ये दोस्तों कभी कभी क्या करती हैं, महामारी का रूप ले लेती हैं। और इन्फ्लुएंजा, ये भी बैक्टीरिया वायरस से फैल जाते हैं, जो एक से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं नाक के द्वारा या तो मुख के द्वारा। और नेक्स्ट दोस्तों, दूषित जल के द्वारा भी फैलने वाली संक्रामक बीमारियां हैं, जैसे वाटर बोर्न डिसीज है। क्या होता है दोस्तों, कभी कभी हम पानी ऐसी जगह से पी लेते हैं जो वहाँ पे साफ सफाई नहीं है, या तो पानी में कोई बैक्टीरिया वायरस प्रेजेंट है और अपन को प्यास लगी है, कहीं गए हुए हैं, पी लिए हैं, तो इस कंडीशन में भी हमें बीमारी फैल सकती है। और बहुत से ऐसे संक्रामक रोग हैं जो जल से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं। इनमें से दोस्तों जल में घुलनशील विषैले रसायन भी उत्पन्न हो जाते हैं, और बहुत सी बीमारियां स्थानीय स्तर पर ही सीमित रहती हैं और कभी कभी महामारी का रूप भी ले लेती हैं। अब दोस्तों वाटर से, पानी से फैलने वाली बीमारी में जैसे कि आपने कालरा, हैजा का नाम सुने होंगे, जो दस्त जिसमें बहुत ज़्यादा लगता है। टाइफाइड, टाइफाइड और मियादी बुखार दोस्तों, इसको जो हिंदी में बोलते हैं मियादी बुखार, टाइफाइड का नाम अक्सर सुना होगा। और जांच कराएंगे तो आपके आसपास में टाइफाइड की बुखार या बीमारी आपको निकलती ही है। और दोस्तों टाइफाइड की यदि आपको जांच करानी है तो उसको बिडाल बोलते हैं, आप बिडाल की जांच करा सकते हैं। और उसके अलावा पोलियो हो गया, हेपेटाइटिस ए हो गया, और जॉइंडिस हो गया दोस्तों, पीलिया इत्यादि। इसके बाद दोस्तों जो सॉइल बोर्न डिसीज होती है, जैसे कि मिट्टी में जो फैलने वाली बीमारी है। तो मिट्टी के द्वारा जो फैलने वाली बीमारी है, जब व्यक्ति के पैर में या हाथ में मिट्टी के संपर्क में आता है, उसमें मौजूद परजीवी बैक्टीरिया वायरस शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। उदाहरण के लिए टेटनस। और टेटनस का दोस्तों अक्सर सुना होगा, टेटनस जो है मिट्टी के में पैदा होता है और मिट्टी में ही रहता ज़्यादातर, और इससे जो कांटेक्ट में आते हैं उनको फैलने का चांस रहता है। हालांकि अभी बहुत कम हो गया दोस्तों टेटनस का इन्फेक्शन होना। उसके बाद राउंड बॉर में हो गया दोस्तों, हुक बॉर में, राउंड बॉर में जो होते हैं, ये आप देख सकते हैं मिट्टी से फैलने वाले हैं। और ये भी मिट्टी में क्या रहते हैं, सक्रिय रूप में रहते हैं, इनके अंडे उसमें मिट्टी में मौजूद रहते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों पेट में कीड़े पड़ते हैं। ये गांव में बहुत ज़्यादा पहले होता था, हालांकि अब ये एल्बेंडाजोल की जो टेबलेट देते हैं उससे बहुत सारे ये कंट्रोल में आ गए हैं। दोस्तों यहाँ पे आगे देखें तो जंतु जनित संक्रमण होते हैं, जो कि एनिमल से फैलते हैं, जीव जंतु से फैलते हैं। इसमें से जैसे कि आप नीचे देखेंगे, जो कि जानवरों के काटने से मनुष्य में फैलते हैं। इसमें से रेबीज है, जो कि कुत्ते के काटने से दोस्तों आप लोगों ने सबसे ज़्यादा सुना होगा। बंदर हो गए, बिल्ली हो गए, इनके माध्यम से भी रेबीज फैलता है। उसके बाद फ्लेग, फ्लेग जो होता है दोस्तों, ये चूहे के काटने से आदमी में फैल जाता है।
इसके बाद नेक्स्ट जो है फूड बोर्न डिसीज है। फूड बोर्न में जैसे कि खाना जो अपन खाते हैं उससे जो फैलने वाली बीमारियां हैं, तो इसमें से आप देख लेंगे कैसे होता है, इसको करते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थ जो बैक्टीरिया या परजीवी द्वारा संक्रमित होते हैं, उससे यदि व्यक्ति खाता है तो उसके शरीर में स्थानांतरित ट्रांसफर हो जाते हैं। ऐसे एमीबियासिस फूड या फूड पॉइजनिंग, भोजन विषाक्तता भी कहते हैं दोस्तों, और इसमें टेप वर्म इन्फेक्शन भी हो सकता है, और मवेशियों के मांस खाने से भी फैलती है ऐसी बीमारियां। नेक्स्ट दोस्तों मच्छरों की, मॉस्किटो की वजह से जो डिसीज होती है, इंसेक्ट बोर्न डिसीज की बात करें तो यहाँ पे मक्खी और मच्छर के काटने से जो फैलते हैं, जैसे कि यहाँ पे डेंगू हो गया, फाइलेरिया हो गया, मलेरिया हो गया, डायरिया हो गया और चिकनगुनिया हो गया। ये दोस्तों मक्खी और मच्छर के काटने से फैलने वाली बीमारी है। इसके बाद आगे बात करें तो कौन कौन से जीवाणु हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं। इन जीवाणुओं में दोस्तों, जीवाणु में जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया और परजीवी को प्रमुख मानते हैं, और इन जीवाणुओं में खुद चलकर फैलने की क्षमता नहीं होती है, इन्हें किसी माध्यम की जरूरत होती है। अब दोस्तों यहाँ पे जो बताया जा रहा है टॉपिक में कि कोई भी जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस होते हैं, वो डायरेक्ट आपके शरीर में इन्फेक्शन या बीमारी नहीं फैलाते हैं, वो किसी माध्यम से ही फैलाते हैं, जिसके लिए उन्हें होस्ट और इन्वायरमेंट दोस्तों इन सभी की जरूरत रहती है, जो कि आगे अपन देख लेते हैं। इन जीवाणुओं में खुद चलकर फैलने की क्षमता नहीं होती है, इन्हें किसी माध्यम की जरूरत होती है जहां ये अपने को बढ़ाते हैं और दूसरे तक फैलने का आश्रय पाते हैं। उचित माध्यम न मिलने पर ये जीवाणु तो नष्ट हो जाते हैं या चुपचाप पड़े रहते हैं जब तक उन्हें अनुकूल वातावरण नहीं मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जो बैक्टीरिया वायरस कैसे फैलते हैं। सबसे पहले जो संवाहक होता है वेक्टर होता है। वेक्टर में दोस्तों देखें तो ये बहुत से संवाहक होते हैं जो जीवाणु को फैलने में मदद करते हैं, जैसे कि वायु होगी, जल हो गया, मच्छर हो गया, मक्खी हो गई, पशु पक्षी हो गए। इनके द्वारा भी क्या होते हैं, रिजर्व रहते हैं, रिजर्वायर का काम करते हैं, और कुछ इनमें से जीवाणु अपना विकास करते हैं तथा संक्रमण रूप धारण करते हैं, और कुछ ऐसे रहते हैं जो सिर्फ एक दूसरे व्यक्ति तक फैलाते हैं लेकिन खुद उनमें शामिल नहीं होते हैं। फिर नेक्स्ट दोस्तों इन्वायरमेंट है, वेक्टर हो गया। फिर उसके बाद इन्वायरमेंट है, जो वातावरण रहता है दोस्तों, आपके आसपास की जो गर्मी बरसात मौसम रहते हैं, इसकी वजह से भी कुछ बैक्टीरिया वायरस जो है डिसीज पैदा करने का काम करते हैं। दोस्तों आगे देखिए यहाँ पे तो जीव जंतुओं से जो फैलने वाली बीमारियां हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे आप, जीव जंतु में एनिमल सहायक होते हैं और इनके भीतर जो जीवाणु फलते फूलते रहते हैं, उनके द्वारा जब मनुष्य को काट लिए जाते हैं तो बीमारियां फैल जाती हैं। जैसे कि आपने रेबीज का नाम सुना होगा दोस्तों सभी ने, या संक्रमित कुत्ते के द्वारा, बंदर के द्वारा, बिल्ली के माध्यम से फैल जाते हैं। और दोस्तों क्या रहता है, ये कुत्ते, बिल्ली, बंदर, ये सभी कहीं भी घूमते रहते हैं और कहीं से भी कुछ उठा के खाते रहते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर जो रेबीज वायरस है वो प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है और इन्फेक्शन रेबीज का फैल जाता है। उसके बाद फ्लैग है दोस्तों, फ्लैग ये चूहे के माध्यम से आदमी में फैलता है। और आगे बात करें दोस्तों तो यहाँ पे फूड बोर्न डिसीज होती हैं जो कि खाना की वजह से फैलती है, और इनमें से दोस्तों क्या होता है, ये यदि व्यक्ति खाता है तो उससे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैल जाता है, उससे कंडीशन में जैसे कि एमेबियोसिस और फूड पॉइजनिंग हो जाती है। और फूड पॉइजनिंग होने के बाद दोस्तों यदि कोई व्यक्ति वहाँ आसपास कोई भी इन्फेक्शन फैला दिया है तो उसकी वजह से भी दूसरे व्यक्ति में फैल जाती है। इसका जो कारण बनेगा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली बीमारी। इसके बाद मच्छर मक्खियों की बात करें तो यहाँ पे इंसेक्ट बोर्न डिसीज कहते हैं इसको, और इनमें से जैसे कि आपका डेंगू हो गया, फाइलेरिया हो गया, मलेरिया हो गया, डायरिया हो गई, चिकनगुनिया हो गई इत्यादि इंसेक्ट से मक्खी और मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां हैं दोस्तों। आगे बात करें तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया वायरस रहते हैं ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं और पहुँचते हैं, और यहाँ पे दोस्तों ये स्वयं ही कीटाणु या बैक्टीरिया वायरस डायरेक्ट बीमारी फैला नहीं सकते हैं। इनके लिए यहाँ पे वेक्टर, इन्वायरमेंट और होस्ट, ये सभी चीज़ें जरूरत रहती है दोस्तों, जो रिजर्वायर काम करते हैं। जैसे कि यदि कोई भी वायु हो गया, वायु मतलब जो एयर हो गई दोस्तों, जल हो गया, मच्छर हो गया, मक्खी हो गए, पशु पक्षी हो गए, इनके माध्यम से वो रिजर्वायर रहते हैं, सहायक रहते हैं, और जिसके माध्यम से वो एक
इंसान में फैला देते हैं और इनके माध्यम से बीमारियां फैल जाती है। इन्वायरमेंट में भी दोस्तों, जैसे यदि बारिश होगी तो बारिश के दौरान बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया वायरस फैल जाते हैं। गर्मी हो गई, गर्मी में दोस्तों कोविड का आपने अभी देख ही लिया होगा, 2019 और 20 तक में दोस्तों, और अभी भी चल ही रहा है। तो ये कोविड का दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल आप लोग सभी जानते ही होंगे। आगे देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे संक्रामक रोगों को नियंत्रण करने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है। तो जैसे कि वाहक रोगी हो गए, कैरियर, ये वह रोगी होते हैं जो स्वस्थ प्रतीत होते हैं, इनमें कोई रोग या लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, किंतु इनके भीतर जीवाणु या तो विषाणु मौजूद रहते हैं और ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैला देते हैं, या तो इनके द्वारा फैल जाता है। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर बताएं तो अभी कोविड के समय में बहुत सारे ऐसे पेशेंट थे जो कि कोई भी डॉक्टर से या पैरामेडिकल स्टाफ जब भी उनके यहाँ जाता था चेकिंग करने के लिए, तो लोग क्या बोलते थे, मैं स्वस्थ हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है, फिर भी चेक करने के लिए आ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो कैरियर का काम करते थे तो ऐसे ही लोग करते थे, और ये जो इनको समझाना मुश्किल हो जाता था दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी जगह में ऐसी कंडीशन बनी थी। तो यहाँ पे यदि कोई मेडिकल वाला कैंडिडेट है तो वही समझ सकता है दोस्तों जो पढ़ रखा है, अदरवाइज जो नॉर्मल कंडीशन में है कोई भी पेशेंट या तो व्यक्ति, उसको समझा पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसको जब तक कोई रोग के लक्षण नहीं दिखाई देते हैं तब तक वो स्वीकार करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए नहीं मानेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों, रोग की प्रतिरोधी क्षमता, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें क्या करना रहता है। जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति में रोग प्रतिरोधी क्षमता अलग अलग होती है। कुछ लोगों में जीवाणुओं के प्रति अधिक संवेदी सेंसिटिव होते हैं और इनमें से कुछ का खतरा अधिक रहता है। कुछ लोग कम संवेदी लेस सेंसिटिव होते हैं और इनमें जीवाणु का संक्रमण कम होता है। या हमारे खान पान, रोग प्रतिरोधक शक्ति, अनुवांशिक कारण कई बातों पर निर्भर करता है। अब स्रोत की बात करें दोस्तों, तो बीमार व्यक्ति संक्रमण के मुख्य स्रोत होते हैं जिनके माध्यम से रोग उनके परिजनों तक, पड़ोसियों तक, गांव तक फैला देते हैं या तो फैलता है। उसके बाद है आइसोलेशन। दोस्तों आइसोलेशन तो नाम आप सभी सुना होगा अभी इस समय। आइसोलेशन में क्या था, संक्रमित व्यक्ति को संक्रमण से दूर होने तक अन्य रोगों से संपर्क में दूर रखने के लिए आइसोलेशन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या था दोस्तों, यदि कोई संक्रमित व्यक्ति है तो संक्रमण से दूर रखने के लिए दूसरे व्यक्ति के संपर्क में ना आए, उसे अलग ही रख देते थे, उसे हम आइसोलेशन कहते हैं। सबसे पहले हमें व्यक्ति की उचित जांच पड़ताल तथा चिकित्सक के सहयोग से उसकी बीमारी और उसकी अवस्था का निदान, डायग्नोस करना है। फिर उसके उपचार के लिए आइसोलेशन का प्रबंध करना है और उस क्षेत्र में रोग से पीड़ित अन्य व्यक्तियों की पहचान करके उन्हें अलग अस्पताल और वार्ड में चिकित्सक के उपलब्ध में निगरानी में रखना है दोस्तों। इसके अलावा इसके फैलने वाले स्रोतों के बारे में हमें पता करना है, जैसे कि किसकी वजह से, प्रदूषित जल हो गया, वायु हो गए, या तो मच्छर मक्खी हो गए, जैसे कि कोरोना वायरस हो गया था दोस्तों। इन सभी चीज़ों के बारे में हमें पहचान करना रहता है। आगे देख लेते दोस्तों, नेक्स्ट जो डिसीज है यहाँ पे, तो यहाँ पे दोस्तों संक्रामक रोग में अपन चिकन पॉक्स की बात करें तो चिकन पॉक्स दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे, यह एक वायरस से उत्पन्न होने वाली मौसमी बीमारी है और अक्सर यह अप्रैल से सितंबर में होने वाली या फैलने वाली बीमारी रहती है। वैसे तो यह कभी भी किसी भी उम्र में हो सकती है, पर 10 वर्ष की आयु तक के लोगों को इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। गांव में अक्सर लोग इसे चेचक कहते हैं, जो सही नहीं है। चेचक स्मॉल पॉक्स को कहते हैं, जिसे 1971 में पूरी दुनिया से खदेड़ कर भगा दिया गया। अब दोस्तों यहाँ पे जो चेचक कहते हैं, स्मॉल पॉक्स कहते हैं, वो स्मॉल पॉक्स ये नहीं है, इसे हम क्या बोलते हैं, चिकन पॉक्स कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात और ध्यान रखने वाली है, जो स्मॉल पॉक्स से, स्मॉल नाम से जो शब्द आते हैं ना, जबकि स्मॉल पॉक्स में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े क्या होते हैं, इसके रेसेस होते हैं, और चिकन पॉक्स में छोटे होते हैं। तो ये हमें ध्यान रखने वाली बात है स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स में। तो स्मॉल पॉक्स को दोस्तों 1971 में इरीगेट कर दिया गया था पूरी दुनिया से, जबकि अभी स्मॉल पॉक्स के बाद चिकन पॉक्स अभी भी हो रहा है। जिससे कि यहाँ देख सकते हैं, ये वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है और खुद ही कुछ दिनों में सिमट जाता है, सेल्फ लिमिटेशन डिसीज से। तो दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा, जैसे कि यहाँ गांव में जब हो जाते हैं तो कुछ वहाँ दवाई भी नहीं देते हैं, और माता के नाम से, छोटी माता के नाम से वही पूजा करते हैं और घर पे ही ध्यान रखते हैं।
साइन सिम्टम्स में दोस्तों क्या रहेगा, इसमें मरीज को सर्दी खांसी होगी और बुखार रहेगा, ठंड भी लगेगी, पूरे शरीर में दर्द अनुभव होगा। और यहाँ पे दोस्तों ये डायग्राम आप देख सकते हैं, इस तरह से चिकन पॉक्स में रेसेस आते हैं शरीर में। आगे बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे और क्या लक्षण रहेंगे आपके, तो बुखार के साथ शरीर में दाने दिखाई देने लगते हैं, पेट, छाती, पीठ पर दानों की संख्या अधिक रहती है और ये दाने पैर, हाथ और चेहरे पर भी प्रकट हो सकते हैं। दाने एक के साथ प्रकट होते हैं, इसकी खासियत है। त्वचा पर निशान रह जाते हैं जो धीरे धीरे मलिन होते हुए लगभग खत्म हो जाते हैं। औसतन यह बीमारी 17 दिनों की होती है, जो 7 से 21 दिनों के बीच में हो सकती है। डायग्नोसिस में दोस्तों अब क्या करना है, पक्की जांच के लिए दानों के भीतर स्त्राव को सूक्ष्मदर्शी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अब दोस्तों यहाँ पे जो माइक्रोस्कोप है उसके द्वारा इसके वायरस को अध्ययन करना रहता है, जो इसके दाने में पास रहेगा, मवाद रहेगी, पानी रहेगा, उसको माइक्रोस्कोप के जरिए आप देख सकते हैं यदि किसी को जांच करानी है उस कंडीशन में। उपयुक्त माध्यम मीडियम में इस वायरस का संवर्धन कल्चर करा के वायरस के प्रकार आदि का अध्ययन करते हैं। अब यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है दोस्तों, यदि अब खुद से ठीक होने वाली व्याधि है, पर कभी कभी कई जटिलताएं भी उत्पन्न हो सकती है जो बच्चों की मृत्यु का कारण भी बन सकती है। उसके अलावा गर्भावस्था में यदि मां संक्रमित हो जाए तो रक्त स्त्राव या गर्भपात भी हो सकता है। संक्रमित मां से गर्भस्थ शिशु से जन्म जात विक्रियां उत्पन्न हो सकती हैं। सेकेंडरी इन्फेक्शन के कारण शिशु में निमोनिया और एंट्री हो सकता है, जिसका इलाज हो सकता है, पर कभी कभी चिकित्सकीय अभाव में मृत्यु का कारण बन सकता है। अब ट्रीटमेंट के तौर पे क्या करना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे तो टीकाकरण सबसे उपयुक्त इम्यूनोग्लोबिन बनाने के लिए देना चाहिए, समय पे देना चाहिए। सेकेंडरी इन्फेक्शन से बचाने के लिए प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक देना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे एंटीबायोटिक के अकॉर्डिंग टू योर डॉक्टर्स, आपके डॉक्टर के अनुसार दोस्तों यहाँ पे मेडिसिन ले, दिखा के ले, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। इसके अलावा समय पर सक्षम चिकित्सक को बता देना चाहिए और मरीज से संबंधित बीमारी ध्यान रखना चाहिए और लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए। टीकाकरण और जटिलताओं की जानकारी भी देनी चाहिए और सावधानी रखना चाहिए दोस्तों, और खुद भी कुछ भी नहीं करना चाहिए। यहाँ पे जटिलताओं पर निगरानी रखनी चाहिए, तुरंत उपचार चिकित्सक की सहायता से करना चाहिए। यदि बीमारी जिंदगी में प्रायः एक ही बार होती है, यह बीमारी जिंदगी में प्रायः एक ही बार होती है, कभी कभी दोबारा होते हुए भी देखा गया है। इसका टीका उपलब्ध है, बच्चों को इसे समय पर अवश्य लगवाने की सलाह दे सकते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो संक्रमित लोगों को असंक्रमित लोगों के साथ रहने या रखने की सलाह न दें। इलाज के पूर्व चिकित्सक की सलाह जरूर लें। टीकाकरण की अवहेलना ना करें, यहाँ पे टीकाकरण जरूर लगवाना चाहिए। अपने चिकित्सक से चिकन पॉक्स से जनित जटिलताओं को ठीक से पहचान कराएं और उपचार के लिए अवहेलना ना करें। यदि सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं हो तो उच्चतर एंटीबायोटिक ना दें। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ स्वास्थ्य कार्यकर्ता की जो भूमिका रहती है, यदि आप हैं तो क्या करेंगे, सारी चीजें इनको ध्यान में को रखना है। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे मेजल्स की, खसरा। बच्चों में होने वाली यह बहुत ही आम बीमारी है। यह बीमारी विकासशील तथा घनी आबादी वाले क्षेत्रों में ज्यादातर देखी जाती है। यह वायरस संक्रमण से होती है और वायु मार्ग, योनि मार्ग और प्रसवास से फैलती है। खसरे का वायरस मुंह के लार, श्वास प्रश्वास आदि के माध्यम से संक्रमित होता है तथा हमारी श्वास नलिका में अवस्थित रहता है। साइन सिम्टम्स की बात करें तो इसमें भी तेज बुखार रहेगी, सर्दी खांसी रहेगी, आंखें लाल हो जाएंगी और उल्टी तथा पतले दस्त भी हो सकते हैं। यहाँ पे ये दोस्तों यहाँ पे मेजल्स से खसरा की बीमारी का साइन सिम्टम्स लक्षण बताए जा रहे हैं। उसके अलावा शरीर में पूरे भाग में महीन महीन लाल दाने हो जाते हैं जो मिलकर चकत्ते के रूप में भी दिखाई देते हैं। ये दाने कान के पीछे, गर्दन, चेहरे आदि और अन्य भागों में भी कम होते हैं। अब इसमें कुछ जानने वाली बातें हैं, जैसे कि यह खसरा खतरनाक बीमारी है तथा इससे जुड़ी जटिलताएं इसे और खतरनाक बना देती हैं। एक बार होने के बाद यह दोबारा बहुत कम ही होता है और प्रायः 6 माह के बाद 5 वर्ष की आयु के पहले होता है और मां के दूध में पाए जाने वाले एंटीबॉडी के कारण दूध पीने और शिशु इससे सुरक्षित रहते हैं।
इसके अलावा लड़के या लड़कियों में यह समान रूप से होता है। कुपोषण से ग्रस्त बच्चे इसका अधिक शिकार होते हैं तथा इनमें जटिलताएं और भी अधिक होती हैं। इसके कारण बच्चे और अधिक कुपोषण के शिकार हो जाया करते हैं। सर्दी जाड़े के मौसम में यह अक्सर फैलता है। घनी आबादी वाले क्षेत्र, झुग्गी झोपड़ी, गांव आदि क्षेत्र में अक्सर होता है। ज्यादातर गरीब तथा अशिक्षित लोग इसके शिकार होते हैं। इसका टीकाकरण सरकारी कार्यक्रम में शामिल है। संक्रमण के 4 दिन बाद इसके दाने दिखलाई देते हैं और 5 दिन के बाद में यह संक्रमण बना रहता है। खसरा से होने वाली जटिलताएं, कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो यहाँ पे निमोनिया सबसे ज़्यादा होता है, मलन्यूट्रिशन होता है, डायरिया होता है और श्वसन संबंधी परेशानियां जैसे कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है। उपचार के तौर पे क्या करना है यहाँ पे, यह एक वायरल रोग है, इसमें एंटीबायोटिक का कोई भूमिका नहीं होती है। हाँ, इसका कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए प्रोफाइलैक्टिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देते हैं तथा इसकी प्रभावी जटिलताएं पर नज़र रखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे प्रोफाइलैक्टिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो होते हैं, जो उससे संबंधित बैक्टीरिया वायरस को ख़त्म करने का भूमिका निभाते हैं, उसको प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक कहते हैं। उसके बाद बुखार के लिए हमें पैरासीटामोल देना चाहिए पेशेंट को। डायरिया निमोनिया में आपकी चिकित्सा से उपचार ले लेना चाहिए। और आगे बात करें दोस्तों तो यहाँ पे स्वास्थ्य कार्यकर्ता के तौर पे यदि आप उपस्थित हैं तो आपको क्या करना है, जिस क्षेत्र में यह रोग फैल रहा है उसका निगरानी करना चाहिए। कितने लोगों को हुआ है, इसकी सारी सूची, उम्र, वार और एज वाइज सब चीज़ ध्यान रखना है। और इसके बचाव के लिए जटिलताओं के बारे में आम आदमी को शिक्षित करना चाहिए। यथा समय रोगी को योग्य चिकित्सक और संस्थान में भिजवा देना चाहिए। और क्या नहीं करना है, संक्रमित बच्चों को असंक्रमित बच्चों के साथ में ना रहने दें और जटिलताओं की चिकित्सा खुद ना करें और डॉक्टर की सलाह लें। जटिलताओं को हल्के में ना लें और शीघ्र अतिशीघ्र चिकित्सक तक पहुंचाने की व्यवस्था करें। रोकथाम के उपाय, बच्चों को कुपोषण से बचाएं और गर्भवती स्तनपान कराने वाली मां को उपयुक्त पोषण आहार देने की सलाह दें। 9 महीना पूरे होते ही बच्चों को खसरे का टीका अवश्य दिलवाएं। मरीज को अलग रखकर इलाज कराएं और क्षेत्रीय स्वास्थ्य अधिकारी को यथाशीघ्र सूचित करें। लोगों को बीमारी के बारे में बताएं। और खसरे का टीका दोस्तों यहाँ पे यह 9 महीने की उम्र में लगाया जाता है और उसके पहले माँ के दूध से बच्चों को प्रतिलक्षण मिलता है। महामारी फैली हो तो बच्चों को भी पहले टीका लगवा सकते हैं। टीका फ्रिज में रखने पहले रखे खाने में रख टीका फ्रिज के पहले खाने में रखें और कोल्ड चेन प्रणाली बनाए रखें। अब दोस्तों यहाँ पे फ्रिज के पहले खाने में रखें मतलब जो फ्रिज का सबसे ऊपर वाला हिस्सा रहता है वहाँ पे रखने का है, कोल्ड चेन को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए है। सॉरी यहाँ पे थोड़ा पढ़ने में मिस्टेक हो गई दोस्तों। उसके बाद खोलने के बाद तुरंत ही उपयोग में लाएं। अब दोस्तों वैक्सीन कोई भी होता है, हमें फ्रीज से निकालने के बाद, फ्रीजर से निकालने के बाद उसको तुरंत उपयोग में लाना रहता है। ये सारी चीज़ें आपको इम्यूनाइजेशन वाले शेड्यूल में पता चल जाएंगी। टीका निर्माण के 6 महीने के भीतर ही उपयोग में ले लेना चाहिए। अब यहाँ पे दोस्तों टीका का जो डोज है 0.5 ml में मांसपेशियों में देनी रहती है IM। नेक्स्ट दोस्तों पोलियो के बारे में है। पोलियो को अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फ्रेंड।